गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं कल जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था केमिस्ट्री ऑफ कंबशन, उसके क्वेश्चन और आंसर आज से स्टार्ट करूँगा। ये वो क्वेश्चन आंसर्स है जो 2015-16 की भर्ती के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनसे लिए गए हैं। 2014-15-16 की भर्ती में 4 पेपर हुए थे, 2 फायरमैन के, एक डीसीओ का और एक एएफओ का। तो उन सभी पेपर में से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और आंसर्स, यानी कि केमिस्ट्री ऑफ कंबशन से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो आज मैं डिस्कस करूँगा। और हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इसमें हैं और उनके आंसर भी क्या हैं, उसके साथ में उनका जस्टिफिकेशन वो भी, और उसको सब्जेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंबस्टेबल गैस और वेपर नेसेसरी टू सपोर्ट इट्स कंबशन, कि वह कम से कम वायु में अपने दहन का समर्थन करने के लिए आवश्यक विशेष दहनशील गैस या वाष्प की न्यूनतम सांद्रता को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपने देखा कि इसमें जो है 4 ऑप्शंस हैं। पहला है लीस्ट एक्सप्लोजिव लिमिट, लाइट एक्सप्लोजिव लिमिट, लीनियर एक्सप्लोजिव लिमिट और लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो इसके अंदर जो है चौथा जो आंसर है वो इसका आंसर है तो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जब कभी भी गैसों में दहन होता है तो ये दहन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ही होता है। कम से कम कितनी कंसंट्रेशन उस गैस की वायुमंडल में होनी चाहिए और कितनी अधिक से अधिक होनी चाहिए, उसके बीच में दहन संभव होता है। इसलिए लोअर फ्लेमेबल लिमिट या लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और हायर फ्लेमेबल लिमिट या हायर एक्सप्लोजिव लिमिट के बीच में ही दहन संभव है। तो जो मिनिमम इसमें कंसंट्रेशन है वो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है। इससे कम गैस का रिसाव अगर होगा तो उसमें दहन संभव नहीं है। तो इसका आंसर है डी, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। इथेन का स्वतः दहन तापक्रम क्या है? व्हाट इज द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ इथेन? इसमें 4 ऑप्शन हैं। 475 डिग्री सेल्सियस, 515 डिग्री सेल्सियस, 372 डिग्री सेल्सियस, 480 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन है, स्पेसिफिक सवाल है, जिसमें एक पर्टिकुलर गैस का, इथेन का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पूछा गया है। तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और इसका जो आंसर है वो है बी, और बी का मतलब है 515 डिग्री सेल्सियस। What is the name of the concept in which substances start burning without the aid of an ignition source? उस अवधारणा का क्या नाम है जिसमें दहन स्रोत की सहायता के बिना ही पदार्थ जलने लगते हैं? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं अलग अलग। इग्निशन टेम्परेचर है, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है और फ्लैश पॉइंट है। तो आप सभी को कल जब मैं क्लास पढ़ा रहा था इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो मैंने बताया था कि बिना आउटसाइड से कोई भी ऊष्मा लिए, बिना कोई फ्लेम के, बिना कोई फायर के, जब अपने आप ही किसी पदार्थ के अंदर दहन स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो इस सवाल का जो आंसर है वो सी है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फ्लेम और हीट द कंबशन स्टार्ट्स, यानी कि बिना कोई बाहरी ऊष्मा दिए ही जब कंबशन स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस कंबशन। व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्लास बी फायर? वर्ग बी अग्नि प्रतीक क्या है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के अंदर हमने जो 4 प्रकार की आग बताई थी उसमें मैंने बताया था कि बी क्लास की जो फायर है उसका जो सिंबल है वो रेड कलर का होता है, यानी कि सी इसका आंसर है, रेड स्क्वायर। लाल रंग के स्क्वायर के अंदर लिखा जाता है कैपिटल में बी, वो बी क्लास की या तेल की आग या लिक्विड की आग का सिंबल है। तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रकार की आग के सिंबल्स याद होने चाहिए
कि ए क्लास का सिंबल है कैपिटल ए लिखा जाता है ट्राइंगल में और ट्राइंगल का कलर ग्रीन होता है। बी क्लास की आग का सिंबल है कैपिटल बी और इसको स्क्वायर में लिखा जाता है और स्क्वायर जो है लाल कलर का होता है। सी क्लास की आग के अंदर सर्किल पे लिखा जाता है और इसका सिंबल है सी कैपिटल सी और ये ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। और मेटल फायर का जो सिंबल है वो स्टार के अंदर कैपिटल डी लिखा जाता है और स्टार येलो कलर का होता है। तो ये फेर बदल करके सवाल किसी भी तरह से आ सकते हैं, तो आपको ये सिंबल्स जो हैं याद रहने चाहिए, उनके कलर कोड भी याद रहने चाहिए। कंबस्टेबल मेटल्स आर क्लासिफाइड एज टाइप ऑफ फ्यूल। पदार्थ धातु को किस प्रकार के ईंधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर आपको मैंने बताया था जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में ए क्लास की फायर होती है लकड़ी की सॉलिड मटेरियल की आग, बी क्लास जो है गैस की आग होती है, सी क्लास गैस की आग होती है और डी क्लास जो है मेटल की आग होती है। तो इसमें जो है चूंकि मेटल की आग को पूछा गया है तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि डी क्लास की फायर, जिसको कि कैपिटल में डी लिखा जाएगा और स्टार के अंदर लिखा जाएगा, स्टार येलो कलर का होगा। अग्नि चतुष्फलक के मापदंड क्या हैं? व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ फायर इन टेट्राहेड्रन। जब हमने ट्राइंगल पढ़ा था उसमें बताया था कि 3 चीज़ होती है और टेट्राहेड्रन में एक चीज़ और जुड़ जाती है, ज्वलनशील पदार्थ या ईंधन, ऑक्सीजन और ताप के अलावा उसमें रेगुलर कंटिन्यूस चेन रिएक्शन जुड़ जाती है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो पहला ऑप्शन है ए, उसमें हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड चेन रिएक्शन है। बाकी में नाइट्रोजन किसी में है, किसी में और दूसरा चीज़ें है, एक चीज़ भूल गए, 3 ही चीज़ें इसमें। तो इसका आंसर होगा ए के अंदर जो है चारों चीज़ें आ गई है, फ्यूल भी आ गया है, ऑक्सीजन भी आ गई है, हीट भी आ गई है और लगातार कंटिन्यूस चेन रिएक्शन भी आ गया है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला सवाल, व्हाट इज़ द कंबस्टेबल फ्लैश पॉइंट फॉर फ्लेमेबल लिक्विड्स। प्रदाहक द्रव के लिए दहनशील फ्लैश पॉइंट क्या है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 120 से लेकर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 100 से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में है 80 से लेकर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी में है 60 से लेकर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका आंसर है बी, यानी कि 100 से लेकर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो फ्लेमेबल लिक्विड्स के फ्लैश पॉइंट्स होते हैं। What is the stage of fire if there is a high heat and heavy smoke without flame? बिना फ्लेम के जब ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा होती है, यदि लौ के बिना अत्यधिक ऊष्मा और अत्यधिक धुआं हो तो आग के कौन सा चरण है? तो इसमें अलग अलग जो स्टेजेस दिखाई गई है फायर की, फ्री बर्निंग स्टेज, फुल्ली डेवलप्ड स्टेज, इंसिपिएंट स्टेज और स्मोल्डरिंग फायर। तो जो फ्री बर्निंग और फुल्ली डेवलप्ड जो स्टेज होती है ये फ्लेम के साथ में दहन होता है। तो इसका आंसर जो है वो है स्मोल्डरिंग फायर, यानी कि फायर जिसके अंदर की जो है बिना लौ के आग जलती है, इसको हम बोलते हैं स्मोल्डरिंग फायर। ऊष्मा बहुत ज़्यादा हो जाती है और धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो इंसिपिएंट फायर है उसमें ऊष्मा और धुआं भी बहुत कम होता है। तो इंसिपिएंट फायर जो सबसे पहले है, उसके बाद में स्मोल्डरिंग फायर होती है, उसके बाद जो है फुल्ली डेवलप्ड फायर होती है और उसके बाद होती है फ्री बर्निंग फायर। तो ये 4 अलग अलग स्टेजेस हैं फायर की। तो यहाँ पे जो है स्मोल्डरिंग फायर के सिम्टम्स बताए गए हैं ऊपर में, इसका आंसर होगा डी या स्मोल्डरिंग फायर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज क्लास ए। निम्नलिखित में से ए वर्ग के रूप में कौन से ज्वलनशील पदार्थ आते हैं? तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर से सवाल है और आप सभी को पता है कि ए क्लास की फायर के अंदर ज्वलनशील ठोस पदार्थ आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ठोस, यानी कि ज्वलनशील ठोस पदार्थ। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन की ज्वलनशील सीमा क्या है? फ्लेमेबल लिमिट ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, 4 से लेके 45.6, 4 से लेके 98.6 और 84 से लेके 94.0 और 4 से लेके 75.6। तो ये जो ज्वलनशीलता जो होती है किसी भी पदार्थ की, ये अलग अलग होती है और इसी लिमिट के अंदर ये पदार्थ जलते हैं। तो इसका हाइड्रोजन का जो फ्लेमेबल लिमिट है वो है डी, यानी कि 4 से लेके और 75.6 कंसंट्रेशन अगर वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा अगर लीकेज होगी तभी उनमें आग लगेगी। तो ये ज्वलनशील सीमा जो है फ्लेमेबल लिमिट से लिया गया सवाल है कि अलग अलग पदार्थों की, अलग अलग गैसों की या वेपर्स की जो है ज्वलनशीलता की जो लिमिट है वो अलग अलग होती है। तो चूंकि हाइड्रोजन की फ्लेमेबल लिमिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ही
हाईली फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैस है। तो इसका आंसर है डी, 4 से लेके 75.6% इसके अंदर। अगला सवाल, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट गिव्स ऑफ सफिशिएंट वेपर सो एज टू फॉर्म ए मोमेंटरी फ्लैश विथ एयर ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फ्लेम इज नोन एज। वो न्यूनतम तापक्रम क्या कहलाता है जिसमें यह छोटी सी लौ के आवेदन पर वायु के साथ में क्षणिक दीप्ति के निर्माण के लिए पर्याप्त वाष्प छोड़ता है। ये सब्जेक्ट भी हमने, ये सवाल भी हमने कल अपने जो क्लास थी उसमें बताया था। तो फ्लैश पॉइंट जो होता है वो क्षणिक लौ पैदा करता है। अगर बाहर से हम कोई छोटी सी, जब कभी भी कोई पदार्थ जलता है तो उसमें से ज्वलनशील वाष्प निकलती है, और वो वाष्प जब इतनी निकले कि उसमें एक लौ को लगाया जाए, का आवेदन किया जाए, तो वायु के अंदर, हवा के अंदर एक क्षणिक जो है लपट आग की जो है पैदा होती है और तुरंत बुझ जाती है। उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट यानी कि बी इसका आंसर है। व्हाट हैपन्स व्हेन हीट इज अप्लाइड टू बॉइलिंग वाटर, जब उबलते हुए पानी में ऊष्मा लागू की जाती है तब क्या होता है? क्या टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और घटता है, तापमान स्थिर रहता है? तो ये जो सवाल है ये लेटेंट हीट से लिया गया है कि जब कभी भी जो है पानी को गर्म किया जाता है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पानी उबलना चालू हो जाता है तब पूरा पानी वाष्प बन के नहीं उड़ता है। तो होता ये है कि वो धीरे धीरे उसका तापक्रम समान रहता है और लेकिन हमको और हीट देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर है डी, यानी कि टेम्परेचर जो है रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बिना तापक्रम के चेंज हुए, बिना तापक्रम के बदले ही उसको ऊष्मा दी जाती है। अग्निस्थल से ईंधन की सीमित करने के लिए या हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिमिटेशन ऑफ रिमूवल ऑफ फ्यूल फ्रॉम द सीन ऑफ फायर इज नोन एज। 4 ऑप्शन है इसके अंदर, इनहिबिशन, स्मूथरिंग, कूलिंग और स्टार्वेशन। तो आप सभी को पता है कि आग बुझाने के जो सिद्धांत हैं उनमें ज्वलनशील पदार्थ को हटा के आग को बुझाने के सिद्धांत को हम बोलते हैं स्टार्वेशन। ये पुनः प्राप्ति जो हिंदी इस पर लिखी हुई है, बट हम लोग इसको स्टार्वेशन के नाम से जानते हैं। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखों मारना। जब ज्वलनशील पदार्थ को फ्यूल नहीं दिया जाता है, हीट नहीं दी जाती है, फ्यूल नहीं दिया जाता है तो आग बुझ जाती है, इसी को हम बोलते हैं स्टार्वेशन। फायर लोड डेंसिटी, अग्नि भाप घनत्व क्या है? ये जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं किसी भी जगह में वो कितनी ऊष्मा पैदा करते हैं उसके आधार पे है। तो फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लो एरिया, फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लो एरिया रेशियो, फायर लोड डिवाइडेड बाय सीलिंग, फायर लोड डिवाइडेड बाय फायर। तो ये 4 ऑप्शन है इसके अंदर और इसका आंसर है फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लो एरिया। यानी कि जो भी फ्लो एरिया के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ है तो फायर लोड को डिवाइड कर देते हैं फ्लो एरिया के। मान लीजिए एक कमरा है जिसका फ्लो एरिया मान लीजिए 20 क्यूबिक मीटर है, तो 20 क्यूबिक मीटर में कितना फायर लोड है, कितने आग जलने के सामान हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उसके आधार पर जो है फायर लोड डेंसिटी मानी जाती है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि फायर लोड डिवाइडेड बाय फ्लो एरिया। ठोस से गैस अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज नोन एज बॉइलिंग, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन और मेल्टिंग। आपको सभी को पता है कि पदार्थ अपनी अवस्थाएं तापक्रम के बढ़ने और घटने से बदलते हैं। यानी कि किसी पदार्थ को अगर ऊष्मा दी जाती है तो वो ठोस से द्रव में बदलता है और द्रव से गैस में बदलता है। इसी प्रकार से जो है अगर हम ठंडा करें तो यही कार्रवाई उल्टी होती है, यानी कि वाष्प को अगर जब ठंडा किया जाता है तो द्रव बनते हैं और द्रवों को जब ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिड बनते हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल है जैसे कि पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो वाष्प में बदल जाएगी, यानी कि गैसीय अवस्था में आ जाएगी। और अगर पानी को ठंडा करेंगे तो ये जो है आइस में चेंज हो जाएगी, यानी कि सॉलिड हो जाएगी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ही बिना द्रव अवस्था में गए ही ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन। यानी कि इसका जो आंसर है वो है बी का मतलब है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में जो है वे पदार्थ आते हैं जो कि बिना तरल अवस्था में गए ही सीधे ही जो है वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैम्फर जो होता है वो सीधे ही जो है गैसीय अवस्था में, जिसको हिंदी में बोलते हैं कपूर जो है वो पूजा वूजा में जब
आर्टिकली जलाते हैं तो सीधा ही जो है ठोस पदार्थ होता है वो गैसीय अवस्था में बदलता है, कोई लिक्विड में नहीं बदलता है। उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी कि बी इसका आंसर है। आग बुझाने के लिए बड़ी मात्रा में भाप का इस्तेमाल किया जाता है, यह किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है? स्टीम इज इन लार्ज क्वांटिटी इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। इसके भी 4 ऑप्शन है, कूलिंग है, स्टार्वेशन है, इनहिबिशन है और स्मूथनिंग है। तो आप सभी को पता है कि जब कभी भी हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और उसकी वजह से स्मूथनिंग मेथड से आग बुझती है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि स्मूथनिंग मेथड। यानी कि जब कोई भी इनर्ट गैस या स्टीम अप्लाई की जाती है आग बुझाने के लिए तो स्मूथनिंग मेथड से आग बुझती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो स्टीम से जो है कम हो जाती है और इसलिए जो है आग बुझ जाती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी कि स्मूथनिंग मेथड, और ये स्टीम के अप्लाई करने से होती है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LFL? LFL का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको बताया था लोअर फ्लेमेबल लिमिट, इस पे पहले भी सवाल आ चुका है। तो लोअर फ्लेमेबल फ्लूइड लिमिट इसका आंसर नहीं है, लोअर फिक्स लिमिट नहीं है, लोअर फ्लेमेबल लिमिट यानी कि सी इसका आंसर है, और लोअर फ्लेम लिमिट भी नहीं है। तो शब्द बहुत ही पास में हैं, आसपास में हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं। तो आपको हमेशा जो है LFL या LEL को बोलते हैं लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट और LFL को बोलते हैं लोअर फ्लेमेबल लिमिट। तो ये वह कम से कम तापक्रम है, कम से कम जो है कंसंट्रेशन है किसी भी गैस का जिसके पहले या जिसके कम होने से दहन नहीं होता है। लोअर फ्लेमेबल लिमिट में जब गैस आ जाती है तभी इसका दहन आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। तो इसका जो आंसर है वो है लोअर फ्लेमेबल लिमिट, यानी कि सी। व्हाट इज डेंसिटी? घनत्व क्या है? द्रव्यमान द्वारा विभाजित आयतन, मास आयतन गुणन द्रव्यमान, और द्रव्यमान प्लस आयतन, आयतन द्वारा विभाजित द्रव्यमान, यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और मास प्लस वॉल्यूम या मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये जो सवाल है इसका आंसर है सी, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आयतन क्या होता है? एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना द्रव्यमान है उसको हम बोलते हैं घनत्व। यानी कि अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जगह लें, उसमें पानी डालें, उसका वजन लें तो वो 1 ग्राम पानी आएगा। तो जो मास है उसको हमने आयतन से वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया है, इसलिए वो 1 आता है। क्योंकि एक ही तो जो है वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर था और 1 ग्राम पानी था, तो इसलिए जो है कि उसका आयतन या उसका घनत्व भी 1 ही आएगा। तो इसका डेफिनेशन जो है उसका आंसर है डी, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि आयतन द्वारा विभाजित द्रव्यमान, यानी कि आयतन में द्रव्यमान का भाग लगाना। A chemical reaction that releases heat energy to its surrounding is known as, वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जो अपने आसपास ऊष्मा का निस्तारण करती है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चेन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, दहन के केमिस्ट्री ऑफ कंबशन की, तो फायर की जो डेफिनेशन है उसमें एक कंपोनेंट था कि आग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक यानी कि B68 का जो बी आंसर है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही रिएक्शन होते हैं जिनमें दहन होने के बाद में या क्रिया होने के बाद में ऊष्मा निकलती है, और जिन केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे चूंकि ऊष्मा निस्तरण हो रही है, निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो इसका आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि बी। एक्सटिंक्शन ऑफ फायर बाय लिमिटेशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज। ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित करके या उसको हटाकर आग को बुझाने की क्रिया को आप सभी को पता है, उसको हम लोग जो है स्मूथनिंग कहते हैं। ये इसका आंसर है। ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाने की क्रिया को स्मूथनिंग कहते हैं। ताप को कम करके आग को बुझाया जाता है, उसको कूलिंग बोलते हैं। ज्वलनशील पदार्थ को हटा के हम आग को बुझाते हैं तो उसको स्टार्वेशन बोलते हैं। और जब चेन रिएक्शन को हम
हटाकर या ब्रेक कर या डिस्टर्ब करके आग को बुझाते हैं, उसको इनहिबिशन बोलते हैं। Checking or stopping the exothermic reaction of substance which contains oxygen within them is known as, यानी कि ऑक्सीजन युक्त पदार्थ की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जांच करने या उसे बंद करने की क्रिया कहलाती है इनहिबिशन, कूलिंग, स्मूथनिंग और स्टार्वेशन। तो यहाँ पे इनहिबिशन या अवरोध पैदा करना, ये इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त पदार्थ है, ऐसे पदार्थ है जिनमें स्वयं में ऑक्सीजन होती है। ये कोई पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसको हम जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उस पदार्थ के अंदर ही ऑक्सीजन है, उसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसे बंद करने की जो क्रिया है उसको कहलाते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब उसको इंटरप्ट करना, उसको रोकना, उसको चेक करना। तो इसका आंसर है ए, इनहिबिशन। तापमान के बढ़ने से द्रव्य का जो घनत्व है वो बढ़ता है, घटता है, बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है या समान रहता है। यहाँ की जब जो टेम्परेचर बढ़ते हैं तो क्या होता है कि इनका द्रव्य घनत्व जो है वो घट जाता है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि डिक्रीज। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Which of the following is equivalent to 100 degree centigrade? 232 degree, 212 degree, 148 degree या 186 डिग्री। ये जब हमने तापक्रम को 2 यूनिट में फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में बदला था तो मैंने बताया था पानी का जमने का तापक्रम या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन पानी का उबलने का तापक्रम सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसके अंदर जो है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका आंसर होगा बी, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके इक्विवेलेंट है ये। केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज नोन एज, उस अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जो अपने आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो आपको मैंने बताया था कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जो कि आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो जो दूसरे ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन या बेसिक रिएक्शन, ये गलत है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करते हैं, आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। जब ऊष्मा केमिकल रिएक्शन के बाद में निकलती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और जब ऊष्मा जो है अवशोषित होती है उसको हम लोग जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा ए, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। शून्य डिग्री केल्विन किसके इक्विवेलेंट है? अभी मैंने बताया था केल्विन भी आपकी एक इकाई है तापक्रम को मापने की, जिसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन है ए, बी का ऑप्शन है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि -273 सेंटीग्रेड। ये जो है टेम्परेचर गैसों के लिए उपयुक्त है, जो बहुत ही ठंडी गैसें होती है जिनका तापक्रम -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। तो इनको हम सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में ना नाप के हम इसको केल्विन में नापते हैं। और 0 डिग्री केल्विन जो है, जो सबसे कम से कम तापक्रम इसका है वो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कम से कम तापक्रम जो पॉसिबल है वो है। तो इसके ऊपर भी अलग अलग तरह से सवाल बनते हैं कि कम से कम है कौन सा तापक्रम है जो पॉसिबल है, तो वो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के माध्यम से 1 ग्राम जल के तापमान को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो ऊष्मा को क्या कहते हैं? केल्विन कहते हैं, कैलोरी कहते हैं, जूल्स कहते हैं या पास्कल कहते हैं। तो ये भी हमने कल कैलोरी की डेफिनेशन में देखा था कि 1 ग्राम पानी की मात्रा को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा कैलोरी, जिसमें कि 1 ग्राम पानी है और उसका तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाना है। आंसर है बी, कैलोरी।
लिमिटेशन ऑफ रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम दी सीन ऑफ फायर इज नोन एज, तापक्रम को हटाकर आग को बुझाने की जो क्रिया है वो स्टार्वेशन है, इनिबिशन है, कूलिंग और स्मूथिंग है। तो इसका आंसर है सी यानी कि कूलिंग, क्योंकि यहाँ पे तापक्रम को कम किया जा रहा है। तो ये जो बेसिक है फायर के, इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं और इन सवालों के आप जो है पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टार्वेशन में क्या होता है, कूलिंग में क्या होता है, स्मूथिंग में क्या होता है, इनिबिशन में क्या होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन पे ही बनते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VCE? VCE का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म के पूरे शब्द पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला एक पूछा गया है VCE, तो इसको बोलते हैं वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। तो 20 का आंसर है, पहला ऑप्शन है वेपर चेंज एक्सप्लोजन। तो चेंज एक्सप्लोजन कुछ नहीं होता है, वेपर सीज एक्सप्लोजन कुछ नहीं होता है, वेपर चेक एक्सप्लोजन नहीं होता है। तो वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन होता क्या है कि जब वायुमंडल के अंदर कोई भी ज्वलनशील गैस की मात्रा इकट्ठी हो जाती है, उसका बादल बन जाता है और उसको कहीं से भी एक सोर्स मिल जाता है तो उसमें एक्सप्लोजन होता है, उसी को बोलते हैं वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। वेपर बोलते हैं ज्वलनशील वाष्प या गैस, और इसका जो क्लाउड बन जाता है, उसका जो एक्यूमुलेशन जो होता है, उसमें जब एक्सप्लोजन होता है तो उसको बोलते हैं VCE यानी कि वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, यानी कि इसका आंसर है बी, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। The lowest temperature at which the heat from the combustion of a burning vapor is capable of producing sufficient vapor to enable combustion to continue. उस निम्नतम तापक्रम को क्या कहा जाता है जिसमें किसी आतिशी वाष्प के दहन से उत्पन्न ऊष्मा दहन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में वाष्प का निर्माण करती है। यानी कि जब कोई भी पदार्थ जलते हैं तो उसमें से ज्वलनशील वाष्प निकलती है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा तापक्रम है जिसपे ज्वलनशील वाष्प लगातार जो है दहन को चालू रख सके। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन है इग्निशन टेम्परेचर, सेट पॉइंट, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट। तो फायर पॉइंट जो सी इसका है आंसर है, क्योंकि जब कभी भी कोई पदार्थ को ऊष्मा मिलती है तो उसमें सबसे पहले जब ज्वलनशील वाष्प निकलना स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जब सफिशिएंट वाष्प निकलती है या गैस निकलती है और उसमें कोई भी बाहर से लौ लेके अगर जाते हैं, उसमें एक मोमेंटरी फ्लैश पैदा होता है, बुझ जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। और जब उसके अंदर एक्सटर्नल जो है फ्लेम लाने से लगातार दहन स्टार्ट हो जाता है, लगातार फ्लेम जो है कंटिन्यूस करती है, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। तो ये जो डेफिनेशन है कि लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द हीट ऑफ द कंबशन ऑफ ए बर्निंग वेपर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट वेपर टू अनेबल द कंबशन टू कंटिन्यू। इसमें कंबशन जो है कंटिन्यूस हो जाता है, लगातार जारी रहता है, तो उसी को बोलते हैं फायर पॉइंट। तो इसका आंसर है सी, फायर पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन असेंशियल फैक्टर फॉर कंबशन? निम्न से कौन सा एक दहन के लिए अनावश्यक कारक है? आग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हो तो आपको पता ही है, ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन है, हीट है और लगातार चेन रिएक्शन है। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, ईंधन की उपस्थिति आवश्यक है, प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है और चेन रिएक्शन भी आवश्यक है। तो यहाँ पे जो ऑड मैन आउट है वो है प्रकाश की उपस्थिति। खाली प्रकाश होने से या प्रकाश की आवश्यकता जो है दहन के लिए नहीं होती है। तो इस सवाल का जवाब है प्रकाश की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट, सी। When water is converted from liquid to vapor, its volume at atmospheric pressure increases about. जब जल को द्रव की अवस्था से वाष्प में बदला जाता है तब वायुमंडलीय दाब पर इसका आयतन कितना गुना बढ़ जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है 500 गुना, 100 गुना, 1600 गुना और 1045 गुना। तो ये जो है 1600 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि एक ड्रॉपलेट जो पानी की है उसका 1600 टाइम ज़्यादा जो है उसकी वाष्प बन जाती है। तो इसमें जो है आंसर है सी, 1600 टाइम्स। फायर ब्लैंकेट्स एक्सटिंग्विशेस फायर बाई, या फायर ब्लैंकेट किस माध्यम से आग बुझाते हैं? तो कूलिंग मेथड है, इनिबिशन मेथड है, स्मूथिंग है और स्टार्वेशन है। आप सभी को पता है कि जब कभी भी किसी भी चीज़ में आग लगती है उसको हम अगर ढक के आग को बुझाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लैंकेटिंग। ब्लैंकेटिंग का मतलब होता है ढकना। तो वहाँ पे जो है स्मूथनिंग मेथड से आग बुझती है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को ढक देते हैं तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है और इसीलिए आग बुझती है। चाहे हम फोम भी जब अप्लाई करते हैं तो वो भी एक तरह का ब्लैंकेटिंग इफेक्ट करता है किसी भी तरल पदार्थ के ऊपर और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट खत्म कर देता है।
या मान लो हम फायर ब्लैंकेट किसी चीज़ पे अगर डाल देते हैं तो उससे भी जो है स्मूथनिंग मेथड से आग बुझती है। और अगर मान लो किसी कंटेनर में आग लगी हो तो उसको भी अगर हम ढक देते हैं तो उसको भी वायुमंडलीय ऑक्सीजन नहीं मिलने से आग बुझ जाती है। किसी पैन में जो है अगर हम कुछ कुकिंग ऑयल कुक कर रहे हैं उसमें अगर आग लग जाती है, उसमें भी केवल एक ढक्कन लगाने से आग बुझ सकती है, तो वो भी स्मूथनिंग मेथड है। तो यानी कि फायर ब्लैंकेटिंग जो मेथड है वो है आग को ढककर वायुमंडलीय ऑक्सीजन को काट कर आग को बुझाना। और चूंकि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को हटा के जब हम आग को बुझाते हैं उसको बोलते हैं स्मूथनिंग मेथड। The transfer of heat from one molecule to another molecule by colliding each other is known as, आपसी संघट्ट द्वारा एक अणु से दूसरे अणु में उष्मा का हस्तांतरण कहलाता है कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन और ट्रांसफ्यूशन। तो आपको मैंने बताया था कि आग के जो फैलने के सिद्धांत हैं उनमें 3 सिद्धांत मुख्य था: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, संचलन, संवहन और विकिरण। तो यहाँ पे चूंकि लगातार ठोस पदार्थ के अंदर उष्मा एक अणु से दूसरे अणु में जा रही है तो इसलिए जो है ये होगा कंडक्शन। तो ये सवाल का आंसर है ए, यानी कि कंडक्शन यानी कि चालन या संचलन। यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में प्रणाली में दाब की जो इकाई है वो न्यूटन है, पास्कल है, कैलोरी है, जूल है। तो ये एक अलग से सवाल है और इसका आंसर है बी, पास्कल। Substance which are formed entirely from one type of atom is called, वो पदार्थ जिनका निर्माण पूर्णतः एक ही प्रकार के परमाणुओं से हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, तत्व। कंपाउंड है, मिक्सचर है, रेडिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर है एलिमेंट यानी कि तत्व, डी। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इन क्लास ए वर्ग के आग में किया गया, इसमें कौन कौन से सामान है? वुड, पेपर, रबर, नाइलॉन, कार्बन, वुड, प्लास्टिक एंड पोटाशियम, पेपर, डीजल एंड पेट्रोल। तो ये पहला जो इसका ऑप्शन है जिसमें कि लकड़ी, पेपर और रबर, तो रबर भी जो है सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, इसलिए इनमें तीनों जो सामान हैं वो सॉलिड हैं, इसलिए ये ए वर्ग के आग का ऑप्शन है, आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर के दायरे से बाहर के तापमान को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑडोमीटर, नैनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, पाइरोमीटर। तो पाइरोमीटर एक इक्विपमेंट है जो कि आम जो सामान्य थर्मामीटर है जो डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में होते हैं उनसे ज़्यादा तापमान को नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जिसका कि ऑप्शन है डी, पाइरोमीटर। लिमिटेशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सीन ऑफ फायर इज नोन एज, ऑक्सीजन को हटाना या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम करना इनहिबिशन कहलाता है, स्टार्वेशन, स्मूथनिंग या कूलिंग। तो ये भी जो है चूँकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम करता है तो इसका ऑप्शन है सी यानी कि स्मूथनिंग, स्मूथनिंग के द्वारा इसको कम किया जाता है। यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम इज कॉल्ड, एसआई प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है? पास्कल है, जूल है, न्यूटन है या कैलोरी है? तो ये है जूल। एसआई यूनिट में ऊष्मा की इकाई जूल है, यानी कि इसका ऑप्शन है बी, आंसर है बी। अग्निस्थल से ऑक्सीजन को हटाकर उसे सीमित करके की जो प्रक्रिया है वो है स्मूथनिंग। ये सवाल फिर रिपीट हुआ है। लिमिटेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी सीन ऑफ फायर इज नोन एज, तो जब कभी भी ऑक्सीजन को हटाया जाता है या रिमूव किया जाता है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम की जाती है उसको हम बोलते हैं स्मूथनिंग। द फायर ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ फ्यूल, हीट एंड, दो चीज़ें बता दी गई है इसमें, तीसरा पूछा जा रहा है। फायर ट्राइंगल में फ्यूल है, तापक्रम है, तीसरा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है कि हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है? तो आप सभी को पता है कि दहन के लिए आवश्यक जो गैस है वो है ऑक्सीजन, तो इसका ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लास बी, बी क्लास के अंदर क्या चीज़ें आती है? धातु आते हैं, मेटल्स आते हैं, ठोस पदार्थ आते हैं, नेचुरल गैसेज आती है या ग्रीस आती है? तो इसमें से आपको कौन सा पदार्थ है जो लिक्विड अवस्था में दिखाई दे रहा है? तो इसमें ग्रीस जो है वो लिक्विड का है,
बहुत ज़्यादा तरल नहीं होता है, लेकिन तब भी जो है लिक्विड की कैटेगरी में आता है। तो सी जो है, डी जो इसका आंसर है, ग्रीस, जो बी क्लास की आग के अंदर है। क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो गैसीय अवस्था सी क्लास है, सॉलिड ए क्लास फायर है, और डी जो है मेटल फायर है। तो चूंकि ये तीनों नहीं है, इसलिए जो है डी ग्रीस जो है वो लिक्विड फायर में आएगा, बी क्लास में आएगा। A chemical reaction in which there is a slow generation of heat from oxidation of fuel, and under certain condition heat generation is accelerated until the ignition temperature of the fuel is reached, is called। वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें ईंधन के ऑक्सीजन से ऊष्मा का धीमा निर्माण होता है, और कुछ निश्चित दशाओं में ऊष्मा का निर्माण ईंधन के दहन तापक्रम तक त्वरित रहता है। इसमें जो है 4 ऑप्शन है, ओवर हीटिंग, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो ये भी स्पॉन्टेनियस कंबशन की डेफिनेशन को डिपिक्ट करता है, क्योंकि वह रासायनिक क्रिया जिसमें कि ईंधन के ऑक्सीकरण से, क्योंकि ज्वलनशील जो पदार्थ है उसका ऑक्सीकरण होता है वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेके, और उसमें ऊष्मा पैदा होती है, और धीमे धीमे वो ऊष्मा उस पदार्थ के ज्वलनशील तापक्रम तक पहुंच जाती है। इसलिए इसका आंसर होगा स्पॉन्टेनियस कंबशन। बाकी जो एंडोथर्मिक में ऊष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक में ऊष्मा निकलती है, एंडोथर्मिक में ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, ओवर हीटिंग में तापक्रम बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है उसका आंसर है स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो मेरे ख्याल से ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने अभी बात की कि 2015-16 की भर्ती में जो 4 पेपर हुए थे, 2 फायरमैन के हुए थे, एक ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का हुआ था, एक AFO का हुआ था। उन सभी के अंदर यही सवाल आए थे, और आपको जो पढ़ाया गया है उसमें भी यही सब सवाल, इन्हीं जो थ्योरी पढ़ाई गई है, इन सवालों के आंसर उस थ्योरी जो आपको पढ़ाई गई है उसी पे सब आ जाते हैं। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल समझ में नहीं आया है, तो आप जो है अपना कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि मैं बाद में आपको उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।